पढ़े होंगे कि जब मुगल दरबार का स्थापना होता है तो यहाँ के जितने भी शासक थे, राजा थे, वो क्या करते थे, अपने यहाँ पेंटर को दरबार में रखते थे, पेंटिंग बनवाता था, चित्र बनवाता था, ठीक है, बहुत बनवाए। यानी मुगल के काल में भी वहाँ का चित्रकारी जो था हमारे पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। आप पढ़े होंगे बिहार के किताब में कि जब मुगल वंश का यहाँ पे स्थापना होता है दिल्ली में, तो अपना ये नवाब स्थापित करता है ना बिहार में। बिहार मतलब यही ना हुआ रवि ना, यहीं पर कोनवा में बिहार हमारा हो गया। तो जब यहाँ स्थापना होता है मुगल वंश का, तो अपना कुछ चेरा चपाटी कहाँ डिप्यूट करता है, बिहार में। तो अगर यहाँ का राजा पत्रकारिता को, सॉरी, ये पेंटिंग को बढ़ावा देगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बढ़ेगा। तो मुगल काल में दिल्ली में जो पेंटिंग का विकास हुआ, मुगल काल में जो दिल्ली में स्थापत्य कला का विकास हुआ, यानी स्कल्पचर का जो विकास हुआ, उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, हमारे बिहार में ही पड़ा। यानी हमारे बिहार के कल्चर को या पेंटिंग को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सींचा और हमारे मुगलों ने भी सींचा, ठीक है। अब देखो, अब इसी समय में होता क्या है कि मुगल में भी कुछ अच्छे शासक रहते हैं और कुछ कैसा शासक रहते हैं, कुछ बुरा शासक रहते हैं, खराब शासक रहते हैं, ठीक है। इसी समय में शासन होता है किसका, चलाता है औरंगजेब का। किसका शासन चलाता है बउआ, औरंगजेब का। और आपको पता है कि औरंगजेब कितना बढ़िया आदमी था, है ना, कितना खतरनाक आदमी था। औरंगजेब जो था इसको कट्टर मुसलमान बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कट्टर मुसलमान बोला जाता था इतिहास में। तो औरंगजेब जब राजा बनता है दिल्ली का, तो ये क्या करता है, इतना परेशान करता है किसको, पेंटर को। क्यों परेशान करता है पेंटर को, कि इस्लाम में किसी प्रकार का चीज बनाना हराम माना जाता है, पूजा करना हराम माना जाता है। इस सब पेंटर को मारना शुरू कर दिया, चलो भागा। तो इसी में से क्या होता है, औरंगजेब के शासनकाल में, यानी आप ये कह लो कि जब दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब का शासनकाल आता है, तो औरंगजेब ने कला को क्या किया, डीमोरलाइज किया, कला को क्या खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया। तो कुछ पेंटर सब क्या हुआ, कुछ पेंटर सब भाग गया अफगानिस्तान, कुछ पेंटर सब भाग गया काबुल, कुछ पेंटर सब चला गया जम्मू कश्मीर, कुछ पेंटर सब चला गया हिमाचल प्रदेश में, जो किशनगढ़ से हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग में, यूपीएससी में पढ़ना होता है, सुनी भी होगी। कुछ पेंटर सब कहाँ चला गया, नीचे चला गया, हर जगह चला गया। और कुछ पेंटर क्या था कि दिल्ली के बगल में एक जगह, तो जगह का नाम था मुर्शिदाबाद। क्या नाम था बउआ, मुर्शिदाबाद। अभी वह क्या बना हुआ है, अभी वह जिला बना हुआ है। तो कुछ पेंटर कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया। और कुछ पेंटर जो मुर्शिदाबाद गया, तो फिर ये औरंगजेब का सेना से इसको खहेड़ दिया, बोले भागो तुम यहाँ रहना है, देंगे। जो पूरा हिंदुस्तान तो उसी का राज्य था, है ना। अब क्या होता है कि अब यहीं से क्या करते हैं, पूरब की ओर जाते हैं। क्या होते हैं, पूरब की ओर जाते हैं। मुर्शिदाबाद से पहुंचते हैं कहाँ, कानपुर, और कानपुर से कहाँ पहुंचते हैं, सीधा वो गंगा किनारे होते होते हमारे बिहार में पहुंचते हैं। और बिहार में आकर के यहाँ पर कुछ पेंटर पटना में रुक जाते हैं, कुछ पेंटर बेतिया महाराज के यहाँ चले जाते हैं, कुछ पेंटर डुमराव महाराज के यहाँ चले जाते हैं, कुछ पेंटर गया चले जाते हैं, कुछ पेंटर टेकारी में चले जाते हैं, कुछ पेंटर हजारीबाग चले जाते हैं, कुछ पेंटर यहाँ पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ का पेंटर सब यहाँ भागा, तो उस समय में देखो कि 1707 50-55 के आसपास में हमारे बिहार में सामंत हुआ करते थे, जमींदार जिसको कहते थे। उसके बाद जमीन की कमी थी नहीं, क्या करता था, खाली खाना पीना खा के कैसे भूसी बोराता रहता है, करता रहता, उस पर खा पी करके मत रहता था, और खाली चित्र को देखता था वो। तो जब यहाँ के रजवा सबको पता चला कि भाई दिल्ली का पेंटर आया हुआ है, नहीं बोलते हैं पटना में, तो दिल्ली का मास्टर आवल बाचोला पढ़ता नहीं हो जाता। तो अब यहाँ का राजा बोला कि दिल्ली से पेंटर बहुत बढ़िया पेंटर बनाएगा। तो जो राजा था, दरबार जिसको कहते हैं, दरबार था, रवि ने क्या किया, सब पेंटर को बोला कि दोस्त तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ चले आओ, ठीक है, रखा अपने यहाँ। और वो राजा सब क्या करता था, राजा सोया हुआ है बेड पर, मतलब पलंग पर, अब बोलता था हम इसे सोएंगे, तुम्हारा फोटो बना देना, है ना। अभी भी जाओगी बेतिया, घर तो हालांकि सरकार मतलब ले लिया हुआ है, लेकिन टेकारी जाओगी, गया जाओगी, डुमराव दरबार में जाओगी, या यहाँ हथुआ मार्केट नहीं पटना बना हुआ, तो हथुआ दरबार जाओगे गोपालगंज में, तो उनके यहाँ बना हुआ है पेंटर इसका, इनके हथुआ महाराज के परदादा का फोटो एकदम सोया हुआ है, बना हुआ है, एकदम बना के रखा हुआ था फोटो में। तो अब सारा क्या अपने पे चला गया। उसमें से कुछ पेंटर जो था, कुछ पेंटर को वहां के जो मतलब और राजा लोग उसको जगह नहीं दिया। क्या दिया, जगह नहीं दिया, ठीक, कोई बात नहीं, जगह नहीं दिया तो होता है ना कि भाई संसार अभाव रहता है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, अब देखो कि यही क्या हो गया, रह गया कुछ पेंटर लोग, कुछ को तो यहाँ बेतिया महाराज खींच लिया, जो हमें अपने बता चुके थे। अब क्या हुआ कि कुछ व्यापारी जो बच गए, वो सोचे कि अब हम कैसे पेट पालेंगे। भाई राजा तो उसको कुछ पैसा देता होगा ना पेंटिंग के लिए, खाना भी दिया, चाहे जमीन जखा दे दिया, लेकिन कुछ को पेट कैसे चलेगा। तो कुछ लोग क्या किया, पटना में ही रह गया और यहीं पर स्वतंत्र रूप से पेंटिंग करने लगा। क्या रखा, पेंटिंग करने लगा। तो पटना में एक जगह, उस जगह का नाम है पटना सिटी। क्या नाम है बउआ, पटना सिटी, जिसको तो पटना सिटी वो गुजरात में गंगा के जस्ट किनारे में बसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापारी बस गया, ये था क्या, देखो ध्यान से, ये गंगा नदी कानपुर में यहाँ आता है, प्रयागराज में चला जाता है, ये कहाँ चला जाता है, बंगाल में चला जाता है,
यानी ये जो नदी मार्ग है, ये नदी मार्ग से व्यापारी व्यापार किया करता था। क्या करता था? व्यापारी व्यापार किया करता था। तो यहाँ का कुछ पेंटर लोग यहाँ रह गया, वो सोचा क्या विकास कि हम लोग अपने पेंटिंग बनाएंगे, अब पटना के बाजार में हाट बाजार लगता था, हाट में उसको बेचेंगे और स्वतंत्र रूप से जो पैसा मिलेगा परिवार चलाएंगे हम। सही बात है। तो जो पेंटर यहाँ पर रह गए और इसी पेंटर ने एक पेंटिंग के नए स्टाइल को जन्म दिया, उसी स्टाइल को बोला जाता है पटना कला। व्यापारी मार्ग था, नदी था ना भाई, पूरा नाव से व्यापार करता था। इस नाव से ये क्या आता था? व्यापारी भी आता था, इस नाव से अंग्रेज अधिकारी भी आता था, इस नाव से बड़ा बड़ा जो धनाढ़ व्यक्ति थे वो भी यात्रा करते थे। तो नहीं होता है, देखो नहीं पत्नी बोलती है कि जाता रहा परदेश बोलूंगा झुमका ले आई है, हर का इच्छा होता है कि वहां जाने लेते आइएगा। तो कलकत्ता से कोई व्यापारी आता था कहाँ? पटना व्यापार करने के लिए। तो पत्नी बोलती थी किसको? व्यापारी धनाढ़ व्यक्ति को, देखिए रहुआ जाता नहीं पटना तो हो जा से कुछ बढ़िया चीज ले लिया ये हो जाके फेमस बा, यानी वहां से कुछ ऐसा चीज जो वहां प्रसिद्ध है। तो ये पेंटिंग लेकर के जाता था। तो इसका प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। जब पता चला कि मान के चलो कि एक घर के व्यापारी में घर में पेंटिंग लगा है पटना कलम का, अब व्यापारी जब भोज करेगा तो सबको बुलाएगा, पेंटिंग दिखाएगा, क्या बोलेगा? कलकत्ता से वहां पटना से लाए हुए हैं। और व्यापारी देखेगा, उसकी पत्नी देखेगी तो पत्नी छोड़ेगी उसको जान, क्या बोलेगी? कल चाहिए तो चाहिए। तो आते हैं व्यापारी क्या करता था? जहां से यहाँ चल देता था, अपने लेके चल जाता था। तो जो व्यापारी वर्ग थे, इनका जब एक्सपेंशन हुआ पेंटिंग का, तो ये कलकत्ता तक फैल गया। इतना ज्यादा ये क्या था? हमारा पटना कलम पेंटिंग बहुत सुंदर था। इसका फीचर्स में है ना, जब फीचर पढ़ेंगे तब हमको समझ में आया कि इसका फीचर कितना बढ़िया बढ़िया है। आई बात समझ में? तो ये बहुत ज्यादा इसका क्या होता है? एक्सपेंशन हमारे यहाँ होता है। अब सवाल ये आता है यहाँ की, समझिए ध्यान से, पटना में क्या होता है? पटना में जो यहाँ पर पेंटिंग लगा रहता था, तो कई बार इसको पेंटर को खरीदार नहीं मिलता था। पेंटर को क्या मिलता था? खरीदार नहीं मिलता था। तो पटना में एक व्यक्ति व्यापारी से टेंशन में आ गया, मान के चलो कि हम पेंटिंग बनाए बहुत ज्यादा और खरीदार हमको मिलबे नहीं करेगा, तो पेंटर हतोत्साहित नहीं होगा। जैसे अभी वर्तमान में कुम्हार है ना, कुम्हार एक जाति होता है, मट्टी का मटवा रहता है, कितना फ्रस्ट्रेशन है बेचारा। वो चाय पीने के लिए प्लास्टिक का कप बन गया, खाने के लिए तुमको क्या प्लास्टिक का सब मिल जाए, उसका कोई चुकिया बिक पाता है? दिवाली में वो लॉरी बन जा बिक जाता है, दिया कौन खरीदता है? कितना टेंशन में है। उस फ्रस्ट्रेशन में वहां के लोग जी रहे थे। उसी में एक पटना के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, यहां समझो ध्यान से, पटना के एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका नाम था हीरानंद साहा। क्या नाम था? हीरानंद साहा। इतना ज्यादा मतलब अमीर था कि इसको वहां लोग जगत सेठ कहते थे। आप लोग किताबें पढ़े होंगे, जगत सेठ है ना। तो चित्रकारों को पता चला कि भाई हीरानंद साहा एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो क्या करते हैं? अपने व्यापार को या केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं। यहाँ तक इनका माल ब्रिटेन जाता है, इनका माल अरब कंट्री में जाता है। ये नाव पर माल लेके कहाँ चले जाते हैं? कलकत्ता के हल्दिया पोर्ट पर, और वहां से पनिया जहाज पर माल रख करके विदेश में बेचते हैं। पता चल गया इनको। अब ये बेचारे जाते हैं पेंटर लोग इनके पास में, हीरानंद साहा के पास में, बोलते हैं साहब कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा माल बिक नहीं रहा है, कि आप क्या कीजिए, कम ही पैसा में मेरा पेंटिंग खरीद लीजिए और विदेश में क्या कीजिए, बेचिए। तो ये था कि पहले के अमीर आदमी में थोड़ा सा दया था, अब ना थोड़ा सा रहता है भाव काल में, पहले दया था, बोला ठीक है। तो अब जगत सेठ क्या करता, सारे पेंटर के पेंटिंग को खरीद लेता और ये विदेश में बेचता, और जो पैसा बचता अपना कमीशन काट के इनको दे देता। ठीक है। तो इससे हुआ क्या? इससे जो यहाँ के पेंटर थे पटना कलम बनाने वाले, उनका इकोनॉमिकल क्या होता है? ग्रोथ होता है, पैसा आना शुरू हो गया। इनको मोटिवेशन मिला पेंटर को कि हमको पैसा आ रहा है, तो मोटिवेशन तो मिला ही मिला, साथ साथ में जब ये पेंटिंग बाहर गया बिकने के लिए, ब्रिटेन में गया, जर्मनी में गया, फ्रांस में गया, अरब में गया, दक्षिण भारत में, ये प्रशांत महासागर के देशों में गया, तब वहाँ के लोगों में भी जाना कि भाई बिहार में कोई, मतलब इंडिया में कोई स्टेट है बिहार, वहाँ पर पेंटिंग बन रहा है, पटना पेंटिंग बहुत सुंदर है। तो डच व्यापारी भी जहाज से आते, पटना के पेंटिंग को खरीदते, जहाज पर ला देते और कहाँ बेचते? अपने मार्केट में। सोचो कितना एक्सपेंशन हो गया व्यक्ति के सहयोग से। ठीक है। इस तरह से हमारा पटना कलम पेंटिंग का जो एक्सपेंशन होता है, जो प्रसार होता है, वो क्या होता है? बिहार के सीमा को मतलब तोड़ते हुए वो कहाँ? विदेशों तक पहुंच जाता है।
और हमारे बिहार में बनाया गया पटना कलम पेंटिंग के खरीदार अब न केवल बिहार के बल्कि डच लोग होते हैं, पुर्तगालियों लोग होते हैं, ब्रिटिश लोग होते हैं, बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो सब इसको क्या करते हैं, पेंटिंग खरीदते हैं। तो जैसे ही पेंटिंग खरीदेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी तुमको करना पड़ेगा ना। तो वहाँ के पेंटर पट्टा का क्या करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका पट्टा कलम का क्या होता है, और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। आई बात समझ में? ठीक है। कई बार होता था क्या, देखोगी कि पटना के आसपास मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, फिर यहाँ सारण हो गया है ना, इन सभी में नील की कोठियां हुआ करती थी। नील की कोठियां, है ना। कोठी को बोलते हैं विकास कोट ऑफ नील, NIL नील भी बोलते हैं, या इंडिगो भी इसको कहते हैं, जो लिखना वो लिख लीजिएगा। तो हमारे पटना के आसपास में क्या था, पटना के आसपास में कोट ऑफ नील था, इंडिगो था। कोट मतलब यहाँ न्यायालय नहीं समझना, कोट मतलब क्या, कोठी, है ना, कोठी था यहाँ पर। तो जो बड़का बड़का नीलहा था, नीलहा मतलब क्या, कि बड़का बड़का अंग्रेज व्यापारी जो नील का खेती करवाता था, कभी तो कुछ था नहीं, तो वो लोग भी क्या किया, पटना से कुछ पेंटर को बुलवा लिया। क्या किया, बुलवा लिया। अब बोला उसको अंग्रेजी में कि देखो तुमको हम अपने यहाँ क्या रखे हैं, पेंटर के रूप में नौकरी दे रहे हैं, और तुम्हारा काम यह होगा कि हम तुमको जो बोलेंगे तुमको वैसा चित्र बनाना हो। जैसे यह खेती नील का हो रहा है, नील का फसल कैसा हो रहा है, लहलहा रहा है, तो देख के उसका पेंटिंग बना दिया। ये अंग्रेज में बोलता था कि हम जा रहे हैं खेत में, हम झुट्ठों के हंसुआ ले लेंगे, काटेंगे, और तुम फोटो बनाना। कैसे मोदी साहब होते हैं, हाँ तुम चित्र बनाना, ताकि हम टांगेंगे, दिखाएंगे बाल बच्चा को, देखो तुम्हारा बाप नील का खेती में हंसुआ चलाया हुआ था, अभी नेता जैसा, है ना। अब सोचो कि कितना अच्छा, भाई अंग्रेज किसी को बढ़ावा दे रहा है तो पेंटिंग तो खराब नहीं होगा। तो हमारी इस पेंटिंग को सभी लोगों ने क्या किया, सभी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, अंग्रेज भी बढ़ावा दिया, व्यापारी भी बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुआ रवीना कि अब चूंकि पेंटर कौन, बनाने वाला आम व्यक्ति, खरीदने वाला कौन, अंग्रेजी व्यक्ति, अंग्रेजी में बात करता था। तो जरा बताओ कि आज हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, कल नहीं सीखेंगे, परसों सीख ही लेंगे ना। अगर मान लो कि तुम भोजपुरी बोलती हो, हमको तुम्हारे साथ व्यापार करना होगा, तो आज न कल तो हम तुमसे भोजपुरी सीख लेंगे, तो हमसे हिंदी सीख लोगे ना होगा। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ विकास कि पटना कलम पेंटर जो हुआ करते थे, चित्रकार हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के साथ व्यापार करते करते क्या हो गया, अंग्रेजी सीख लिया। तो पटना कलम पेंटिंग ने क्या किया, पटना कलम पेंटिंग ने डेवलपमेंट किया क्या, हमारे यहाँ अंग्रेजी सीखने का। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी पेंटर थे, क्या थे, जितने भी पेंटर थे वे सब कायस्थ जाति के थे। किस जाति के थे, कायस्थ जाति के थे। ठीक है, जिसको लाला बोलते हैं। ये लोग अपने टाइटल में प्रसाद लगाते थे, अपने टाइटल में वर्मा लगाते थे, अपने टाइटल में दास लगाते थे, अपने टाइटल में लाला लगाते थे। ठीक है, दास जो होता है वो जो लगाते हैं टाइटल में, वो लाला कहलाते हैं अपने बिहार में, है ना। और दास कुछ लोग पासवान भी लगाते हैं, कुछ लोग दास जो रविदास होते हैं वो भी लगाते हैं, और दास जो होता है कास्ट लोग भी लगाते हैं। ठीक है, तो यही 4 टाइटल का बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे पेंटर में बोलबाला मिलता है पटना कलम पेंटिंग में। ठीक है, एक चीज समझिएगा कि अधिकांश किताब में, अधिकांश आपको नोट्स में, या अधिकांश मास्टर साहब आपको ये बताएगा कि पटना कलम पेंटिंग जो था वो पुरुष प्रधान पेंटिंग है। देखिए बहुत सारा कॉपी में जो टॉपर किया वो भी लिखता है लड़कवा सब। ये सरासर गलत बातें हैं कि पटना कलम पेंटिंग में कुछ महिला भी हैं जिन्होंने बहुत उम्दा चित्रकारी किया है, पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो पटना कलम चित्रकारी के लिए यह कहना कि यह केवल पुरुष प्रधान, मतलब ये क्या है, मेल डोमिनेंट पेंटिंग है, ये गलत हो जाएगा। आएगा समझ में? तो अपने आंसर में कभी भी ये मत लिखना कि पटना कलम पेंटिंग क्या है, एक पुरुष प्रधान पेंटिंग है, नहीं, ये गलत बात है। इसमें महिला पुरुष दोनों ने अपना योगदान दिया है।